साथियों नमस्कार। पहले से साझा जो प्रश्न पत्र है उसका एक व्याख्यात्मक हल प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। ये जो प्रश्न संख्या 31 से आप देखते चले इसका व्याख्यात्मक हल साथियों। ये जो प्रस्तावित परीक्षा है 2026 की सीटेट परीक्षा उसमें अत्यंत उपयोगी रहेगा आप लोगों के लिए। आप महत्वपूर्ण बिंदु और भी जोड़ने का प्रयास रहेगा। तो यहाँ पे निम्नलिखित युगलों का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। तो साथियों जो आग्नेय शैल है वो प्राथमिक शैल होती है और आग्नेय शैल ज्वालामुखी से निकले द्रवित मैग्मा से बनती है। इसमें कुछ पॉइंट आप लोग जोड़ लें। आग्नेय शैलों में सबसे अधिक मात्रा में धात्विक खनिज पाए जाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। आग्नेय शैलों में जो ज्वालामुखी क्रिया से निकले द्रवित मैग्मा या लावा से मिलकर बनती हैं, उनमें सबसे अधिक मात्रा में खनिज तत्व पाए जाते हैं, यानी धात्विक खनिजों के लिए ये शैलें जानी जाती हैं और यही प्राथमिक शैलें हैं। जितने भी प्राचीन भूखंड हैं, चाहे वो गोंडवाना लैंड हो या भारत का जो दक्षिण का पठारी भाग है, प्रायद्वीपीय भाग है, ये प्राथमिक रूप से इन्हीं शैलों से बने हुए हैं। इसके बाद जो साथियों अवसादी यानी ए का तीसरा जोड़ी बन रही है वो सुमेलित है। अवसादी शैलें जो होती हैं वो हवा और जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो अवसाद जमा किए जाते हैं उनसे अवसादी शैलों का निर्माण होता है। और ये अवसादी शैलें मुख्य रूप से नदियां जो जो है स्तर पर स्तर बनाती जाती हैं, यानी परतें बिछाती जाती हैं। इसलिए अवसादी शैलों को यानी सेडिमेंट्री रॉक्स को हम परतदार शैल भी कहते हैं। अवसादी शैलों की विशेषता एक और है साथियों कि अवसादी शैलों में ही जो हमारा एक कार्बोनिफेरस युग में जब भूगर्भिक हलचल हुई तो उससे जो बड़े बड़े वृक्ष से थे वो सब जमींदोज हो गए और उन पर बाद में नदियों ने वायु ने वो विभिन्न परतें चढ़ा दी और उनके नीचे जब ताप दाप आदि का प्रभाव पड़ा तो वही वृक्ष जो है वो कोयले में बदल गए। तो आप ये पॉइंट नोट कर लें कि अवसादी शैलों में वो कोयला अवसादी शैलों में ही प्रमुख रूप से पाया जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात साथियों कि जब ये भूगर्भिक हलचल हुई तो समुद्रों में जो समुद्री विशाल समुद्री जीव थे वो जो है दब गए और उनके ऊपर परतें बन गई। तो वो बाद में तापदाब और रासायनिक क्रिया के चलते वो खनिज तेलों में बदल गए। तो जितने भी खनिज तेल यानी पेट्रोलियम पदार्थ और गैसें हैं वो भी अवसादी शैलों की साथियों विशेषता है। तो यहाँ पे आपका ये बी का तीसरा सुमेलित हो जाएगा और कायांतरित या रूपांतरित शैलें ये उच्च ताप और दाब के कारण वो परिवर्तित हो जाती है। जैसे चूना पत्थर वो जो है मार्बल में संगमरमर में बदल जाता है तो वो कायांतरण हो जाता है, यानी मेटामॉर्फिक जो रॉक्स हैं। तो आशा है ये आप समझ गए होंगे। यहाँ पे ए का 2 हो जाएगा, ए का 2 पहले में ही और बी का 3 हो जाएगा और सी का 1।
और इसकी व्याख्या से आप अन्य बिंदुओं को आप लिख लें, जिससे जो है भविष्य की परीक्षा में आपके लिए ये कॉन्सेप्ट उपयोगी साबित होगा। तो शैलों के बारे में ये बिंदु हो गए। आगे बढ़ते हैं साथियों। अकबर ने निम्नलिखित में से किन सरदारों को वतन जागीर दिया था? तो साथियों, वतन जागीर जो दिया था वो सिसोदिया राजपूतों को प्रमुख रूप से यहाँ पे वतन जागीर देने का कार्य किया था अकबर ने। वो साथियों जो राजपूत मुगल साम्राज्य के प्रति यानी मुगल बादशाह के प्रति निष्ठा रखते थे, उन्हें वतन जागीर दिया था। अकबर ने वतन जागीर दिया। तो आप वतन जागीर विशेषकर वो सिसोदिया राजपूतों को उनकी निष्ठा और सहयोग के बदले दिया था, और साथ में मुगलों को ये वतन जागीर तो मिलती ही थी। यहाँ पे दो चीजें आप लिख लेंगे कि ये वतन जागीर जो होती थी साथियों, पैतृक होती थी, यानी पिता से पुत्र को हस्तांतरित होती थी। और ये मुगल प्रशासन और सैन्य व्यवस्था में बहुत उपयोगी साबित हुआ था, यानी प्रशासनिक ढांचा जो और सैन्य ढांचा जो था मनसबदारी प्रथा पर आधारित था। और ये जो है वतन जागीरें वो उपयोगी साबित हुई थी। यहाँ इन जागीरों के मालिक जमींदार या राजा वो अपने क्षेत्रों में प्रशासन और कर वसूली के लिए स्वतंत्र होते थे। यहाँ साथियों आपको कुछ पॉइंट यहाँ बताना उचित है कि जो कछवाह वंश के राजा बहारमल थे, वो वो जो है सबसे पहले उन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार किया था। और जब अकबर वो अजमेर शरीफ की यात्रा पर था, तो उन्होंने मार्ग में भेंट करके उन्हें हीरे जवाहरात भेंट किया था तथा अपनी पुत्री से विवाह यानी जोधाबाई से विवाह, जिनका नाम हरखा बाई था पहले, उनसे करने का आग्रह भी किया था। तो ये आप पॉइंट लिख लेंगे। और लेकिन ये जो केवल राजस्थान में राणा परिवार ये था, जो राणा उदय सिंह का या चित्तौड़गढ़ ये जो है, वहाँ के क्षत्रियों ने अकबर के अंत तक अधीनता नहीं स्वीकार की, चाहे राणा उदय सिंह हो या राणा प्रताप सिंह हो। तो ये आप लोग याद रखेंगे। और बाकी जो राजपूत थे वो चाहे जोधपुर के हों, उन सब ने जो है अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया। इसीलिए उन्हें वतन जागीर मिल गई जो पैतृक थी। इसके बाद साथियों ये यह आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे आर्थिक मुद्दे उठाए। सही उत्तर का चुनाव। तो इसमें जो आर्थिक मुद्दे उठाए थे वो महत्वपूर्ण है साथियों। इसमें पहला तो ये है कि कांग्रेस का कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रहा है। ये बिल्कुल सही है। और प्रारंभिक जो कांग्रेस के उदारवादी नेता थे जैसे दादा भाई नौरोजी, तो यहाँ पे साथियों वेल्थ ड्रेन का जो सिद्धांत दिया है वो भी इससे मिलता जुलता है। वो जो उन्होंने वेल्थ ड्रेन की थ्योरी दी है दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। वो कहते हैं कि भारत का धन ही वो इंग्लैंड जाता है, और बाद में ब्रिटिश हुकूमत क्या करती थी कि साम्राज्य विस्तार हेतु फौज के खर्च के लिए इंग्लैंड से ऋण लेती थी, जिसे वो ब्याज सहित अदा करना पड़ता था। तो उन्होंने कहा था ये अनिष्टों का अनिष्ट है, वो अनिष्टों का अनिष्ट है। इसी तरीके से
रमेश चंद्र दत्त ने अपनी पुस्तक को इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भी ये उठाया और दिखाया कि कैसे भारत गरीब हो रहा है और अकाल पड़ रहे हैं। तो उसमें उन्होंने कहा कि भारत के यानी अंग्रेजों के पूर्व भी भारत पर शासन करने मुगल आए, तुर्क आए, लेकिन उनका शासन अंग्रेजों से भिन्न था। मुगलों या तुर्कों या इससे प्राचीन कुषाणों का शासन वो सूर्य की भांति था, जो भारतीय मृदा से नमी तो सोखते थे, यानी वो जो है नमी यहाँ से सोखते थे और बाद में बादलों के रूप में भारतीय मृदा में ही बरस कर भारतीय मृदा को उर्वरता प्रदान करते थे। लेकिन अंग्रेज वो गंगा नदी घाटी से नमी खींचते थे, किंतु वर्षा वो लंदन की टेम्स नदी घाटी में कर देते थे। तो साथियों बिल्कुल स्पष्ट है कि जो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में जो दिखाया कि वेल्थ ड्रेन जो हो रही है, यानी धन निष्कासन जो लगातार हो रहा है, वो एक बड़ी समस्या है। इसी प्रकार राणा डे, महादेव गोविंद राणा डे ने भी एन ऐसे ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स में भी कुछ इसी तरीके के आर्थिक सिद्धांत दिए थे। तो इसमें ये सिंचाई के लिए अधिक अनुदान की मांग भी की थी, लेकिन मनोरंजन कर के खिलाफ आवाज नहीं उठाई थी। तो मनोरंजन कर तो बहुत बाद में आया है साथियों। तो इसमें जो है, जो विकल्प 1, 2, 3 ये बिल्कुल सही है। विकल्प 1 और 2 और 3 ये सही है, और व्याख्या आप लोग उससे पॉइंट महत्वपूर्ण ले लेंगे तो आगे की परीक्षा में उपयोगी साबित होगा साथियों। यहाँ एक पॉइंट है कि अमेजन बेसिन के बारे में कौन सा कथन सही है। अमेजन बेसिन के बारे में तथ्य जो हैं उनको आप लिख लेंगे और उसी से पॉइंट निकल आएंगे। पहली बात तो ये जो अमेजन बेसिन है साथियों, ये दक्षिण अमेरिका में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, जो लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। यहाँ पे वर्षा वन बहुत अधिक है और यह ब्राजील सहित 9 देशों में फैला हुआ है। अमेजन नदी को दुनिया की सबसे बड़ी यानी अपवाह की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी नदी कहा जाता है, जो विश्व के ताजे पानी के लगभग 20% हिस्सा वो अटलांटिक महासागर में बहाती है। तो ये इसमें जो प्रमुख चीजें हैं वो आप पॉइंट इसको देख सकते हैं। पूरे वर्ष यहाँ गर्म और नम जलवायु बनी रहती है। तो ये साथियों बिल्कुल सही है कि ये गर्म और नम जलवायु बनी रहती है। ये एग्जैक्टली करेक्ट है, क्योंकि एक तो ये अमेजन बेसिन क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, तो गर्म और आर्द्र जलवायु वर्ष भर रहेगी, पक्का है, क्योंकि सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। फिर यहाँ की विशेषता कि यहाँ के लोग कर्तन व दहन कृषि करते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है कि ये कर्तन और दहन कृषि, झूम की खेती जो साथियों होती है, बहुत यहाँ पे प्रचलित है। यद्यपि अब इस पे रोक भी लगाई जा रही है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। यहाँ के लोग क्या करते हैं, पहले जंगलों में आग लगा देते हैं और फिर भूमि को खाली करके वहां पे वो रोपण विधि द्वारा खेती करते हैं। इनका मानना है कि एक बार फसल लेने के बाद वहां जो है उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती है। अच्छा, बेसिन में कई स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाजों, हेलीकॉप्टरों की भी का भी प्रयोग होता है, ये भी सही है, क्योंकि अमेजन नदी बेसिन में वर्षा वन जो उष्णकटिबंधीय वन बहुत सघन होते हैं, वहां पर अभी भी वो संपर्क संभव नहीं है। यहाँ जीवन शैली बिल्कुल पारंपरिक है अभी भी। वो आदिम प्रकार से ही जीवन यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा।
तो और यहाँ पे जैव विविधता बहुत ज्यादा है। लोग मुख्यतः धान उगाते हैं, तो यहाँ धान का मुख्य रूप से धान की खेती नहीं होती है। खेती जो है धान के लिए उपयुक्त ये क्षेत्र नहीं है साथियों। तो यहाँ पे ये सी छोड़ करके जिसमें विकल्प सी न हो उसी को आप सही करिए। यानी ये जो विकल्प है तीसरा वो एग्जैक्टली करेक्ट है। थर्ड जो है विकल्प मित्रों सही है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। ये है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन अशोक के धम्म के विषय में सही है। साथियों धम्म का शाब्दिक अर्थ धर्म, और आप जानते हैं कि अशोक ने जो 261 ईसा पूर्व यानी जब जो है कलिंग युद्ध हुआ था और कलिंग युद्ध में व्यापक नरसंहार हुआ था, तो उससे अशोक की जो युद्ध की नीति वो बदल जाती है और युद्ध और हिंसा को त्याग करके सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार की नीति को अपना लिया। तो यहाँ पे साथियों कि ए इसमें किसी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी, तो इसमें देवता की पूजा की बात नहीं है बिल्कुल। ए जो है बिल्कुल सही है, देवता की पूजा नहीं होती थी। बी इसमें किसी बलि कर्मकांड की भी आवश्यकता नहीं थी, ये भी सही है क्योंकि बलि यानी हिंसा के विरुद्ध है बौद्ध धर्म। और सी धम्म के विचार बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे, तो महात्मा बुद्ध के उपदेशों से ही प्रेरित थे, ये भी सही है साथियों। इसमें फिर डी है लोगों को धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति की। नहीं, ये धर्म महापात्रों की नियुक्ति की थी वो, लेकिन बौद्ध भिक्षु तो वो स्वयं होते थे जो विहारों में रहते थे, वो किसी राजसा द्वारा नियुक्त नहीं होते थे। तो यहाँ पे साथियों ये ABC विकल्प 3 वो एग्जैक्टली करेक्ट है। ABC विकल्प सही है। अब थोड़ा सा और कुछ पॉइंट आप लोग याद रखें कि सम्राट अशोक ने जो बौद्ध धर्म प्रचार के लिए अपने परिवारीजनों जैसे पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को उसने अशोक ने श्रीलंका बौद्ध धर्म प्रचार के लिए भेजा था। और अशोक जो बौद्ध धर्म प्रचार के लिए निकले थे, तो उसमें जहां जहां बौद्ध धर्म स्थल थे वहां पर उन्होंने महात्मा बुद्ध से जुड़े जो स्थल थे, तो वहां पर उन्होंने कर कम कर दिया था। जैसे वो रूमेनदेई अभिलेख से भी ज्ञात होता है कि महात्मा बुद्ध से जुड़े जो स्थल थे, चाहे वो सारनाथ हो, लुम्बिनी हो, या जहाँ पर महापरिनिर्वाण महात्मा बुद्ध का हुआ था कुशीनारा, तो उन स्थानों पे महात्मा वो सम्राट अशोक ने वो कर को कम कर दिया था, लगान की दरों को कम कर दिया था। तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे। आगे ये भी एक पॉइंट है कि मौर्य साम्राज्य साम्राज्य के पतन का एक ये भी बड़ा कारण था, क्योंकि जब उस समय क्योंकि शक्ति ही सत्य का सिद्धांत तो था, माइट इज राइट। और जब जो है युद्ध और हिंसा की नीति को त्याग दिया तो सेना कमजोर होने लगी और उससे अंततः वो ब्राह्मण सेनापति जो अशोक के बाद जो है बृहद्रथ जो अंतिम मौर्य सम्राट बना, तो ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने वो अपदस्थ करके जो ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना कर दी थी।
तो साथियों आगे है, ये प्रश्न है 36वां प्रश्न है कि काफी ठंडी और शुष्क जलवायु, नहीं, ये गलत सुमेलित है। कॉफी के लिए उष्ण और आर्द्र जलवायु की साथियों आवश्यकता पड़ती है। और इसी तरीके से चाय, वो गर्म जलवायु और उच्च वर्षा, चाय की कृषि के लिए उचित जलवायु। तो यहाँ पे साथियों ये थोड़ा देखना पड़ेगा, आप पॉइंट भी लिख लें, क्योंकि चाय एक प्रकार की झाड़ी है जो उष्णकटिबंधीय है, यानी ट्रॉपिकल जो है प्रकार की है या सब ट्रॉपिकल प्रकार की है। तो यहाँ पे क्या जरूरत होती है कि गर्म और आर्द्र जलवायु उत्तम है, जिसमें पूरे साल पाला रहित तो स्थिति होनी चाहिए। तो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90% तक हो। तो ये जो है साथियों गर्म जलवायु और उच्च वर्षा, ये चाय की कृषि के लिए उपयुक्त है। साथ में क्या होता है कि हल्की अम्लीय मिट्टी, चाय के लिए क्या जरूरत होती है कि वो जो है स्लाइट एसिडिक सॉइल हो, यानी जिसका पीएच 5.5 से 4.5 से 5.5 के बीच में हो। तो वहां पे साथियों ये जो चाय की झाड़ी वो बहुत पनपती है। और आपको बता दूं कि भारत में चाय का कृषि प्रारंभ करने का श्रेय अंग्रेजों को दिया जाता है। इसे जो है अंग्रेज ही वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से लेकर के आए थे और यहाँ पे जो है इसका प्रचलन प्रारंभ किया था। तो यहाँ बी, केवल बी सही है साथियों, इस पे ये केवल बी पॉइंट सही है, यानी चाय वाला उपयुक्त है और कॉफी के लिए उपयुक्त अनुकूल जलवायु नहीं बताई जा रही। तो अगला पॉइंट, लद्दाख के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो लद्दाख के बारे में तथ्य, ये देखो, ये दिया, लद्दाख से होकर बहुत सारी नदियां गुजरती हैं। तो पहला, तो इसके जो महत्वपूर्ण, आप जानते हैं कि लद्दाख, जिसे छोटा तिब्बत भी कहा जाता है, ये काराकोरम और हिमालय के बीच स्थित देश का सबसे बड़ा, ऊंचा और कम आबादी वाला ठंडा रेगिस्तान है। इसमें जो है लेह और कारगिल इसके दो प्रमुख जिले हैं। अपनी अनूठी संस्कृति, बौद्ध मठों और ऊंचे पहाड़ों और पेगोंग झील के लिए ये प्रसिद्ध है साथियों। तो ये कोल्ड डिजर्ट के रूप में है। तो यहाँ बहुत सारी नदियों की बात तो बिल्कुल गलत है। पहली बात तो ये आप हटा दें। फिर अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी है, ये विकल्प सही है। ये जो है सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, जिससे यहाँ आप जानते हैं कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर गिरता है, तो ये सही है। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले ताप का अनुभव करता है। नहीं, बर्फीली हवाओं को तो ठीक है, लेकिन तेज जलाने वाले ताप का अनुभव नहीं करता है। अच्छा, ये देख लेते हैं कि हिमालय के वृष्ट छाया क्षेत्र में होने के बावजूद यहाँ उच्च वर्षा होती है। तो ये साथियों अगर देखा जाए, यहाँ जो पहली बात तो अत्यधिक ठंडी जलवायु है और
वृष्टि छाया क्षेत्र के बावजूद यहाँ पे बहुत अधिक वर्षा होती है। और डी, यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं और तेज जलाने वाले, तो डी नहीं हो सकता है। ताप का अनुभव कराता है, जलाने वाले ताप का अनुभव नहीं कराता है। तो डी तो आप एलिमिनेशन मेथड ले लीजिए। और यहाँ जो है, चूंकि ये कोल्ड डिजर्ट के रूप में उच्च वर्षा भी नहीं पाई जाएगी, सी भी संभव नहीं है। और लद्दाख से होकर बहुत सी नदियां हिमालय क्षेत्र है, तो ये कहीं हद तक तो नदियां इससे होकर गुजर सकती हैं। ए और बी ही जैसा कि प्रश्न है, उस हिसाब से आप इसे केवल चार उत्तर, चौथा ही वो सही हो सकता है, और कोई साथियों इसका उत्तर सही नहीं हो सकता। अगला है, सरकार ने ऐसा कानून पारित किए हैं जिसने उन संगठनों में बालवाड़ी यानी क्रैच सुविधा अनिवार्य किया है। तो साथियों, जहां पे जहां पे कितने, तो ये जो एक कानून पारित हुआ है 1948 का, जो ये कह लीजिए कारखाना अधिनियम 1948, उस कारखाना अधिनियम 1948 में ये प्राविधान किया गया है कि जहां 30 या उससे अधिक महिलाएं हैं, वहां एक बालवाड़ी यानी उनके साथ जो बच्चे होंगे उनकी एक क्रैच की सुविधा वो प्रदान की जाएगी। क्रैच की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसमें तीसरा विकल्प साथियों बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से मृदा अपरदन और क्षीणता को नियंत्रित करने के उपाय। तो मल्च बनाना, ये जो है मल्चिंग जो होती है वो मृदा अपरदन को रोकने की ही प्रक्रिया है। और जो वेदिका फार्मिंग यानी टेरेस फार्मिंग जो होती है, वो जो है ये भी मृदा अपरदन आप जानते हैं कि तीव्र जल प्रवाह या पवन प्रवाह के कारण जो उपजाऊ मृदा का बहना, नदियों के जल और समुद्र में पहुंच जाना, तो वो हमारे जीवन का आधार खत्म कर रही। फिर अति चराई, तो साथियों ये उपाय नहीं बल्कि ये मृदा अपरदन का कारण है। अति चराई, ओवर ग्रेजिंग जब होती है किसी खेत में, तो क्या होता है कि वो जो जानवरों के खुरों से वो मृदा ढीली हो जाती है और वो बह जाती है जल के साथ, तो नदियों में और नदियों से समुद्र में। तो मृदा अपरदन और क्षीणता को नियंत्रित करने के उपायों में अति चराई नहीं आएगी। बीज की फसल उगाना, तो ये तो इंटरक्रॉपिंग भी वो उपयोगी है। तो यहाँ पे अति चराई वो मृदा अपरदन का कारण है, बल्कि मृदा अपरदन को कंट्रोल नहीं करता। ये जरूर है मल्च बनाना और टेरेस फार्मिंग करना और बीच में कोई फसल दूसरी लगाना। तो यहाँ पे ए सी डी ये कूट बिल्कुल सही है, यानी तीसरा विकल्प आप तो इसे सही करेंगे। अगले उस पे चलते हैं साथियों। ये है विविधता में एकता, यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये साथियों ये जो फ्रेज दिया है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उन्होंने अपनी जो बुक लिखी है वो आप जानते हैं कि दो पुस्तकें उन्होंने लिखी है जिसमें जैसे ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व इतिहास की झलक, और एक पुस्तक उनकी देखिए, एक
जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक एक तो हो गई ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, और एक है उन्होंने लिखा था, जैसे उन्होंने एक तो अपनी बेटी के नाम जो उन्होंने जो पत्र लिखे इंदिरा गांधी को, उनका पत्र संग्रह उन्होंने प्रकाशित किया था। और आ, उन्होंने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो लिखी थी, उसमें डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर विशेष रूप से प्रेज है कि यद्यपि भारत में धर्म जाति के आधार पर या भाषा के आधार पर विविधता है, लेकिन इन सब के बावजूद उसमें एकता दिखती है। तो ये विविधता में एकता का जो फ्रेज है, मुहावरा है, वो देने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो साथियों, ये जो है अगला पॉइंट है कि नीचे दो कथन ए और बी 19वीं शताब्दी में चमड़े का काम करने वालों के संदर्भ में है। ए, पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हो गई। ये बिल्कुल सही है कि ये जो विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 के बीच, पहला विश्व युद्ध, तो उस दौरान सैनिकों के लिए जूतों की मांग जबरदस्त बढ़ी थी। फिर भी सामान्य जाति के गरीब लोगों ने इस अवसर को देखा और सेना हेतु जूते आपूर्ति के लिए तैयार हो गए। यहाँ पे साथियों जो अ, ये बात भी वो गलत है, क्योंकि ये उस समय कंपनियों ने बहुत, जो कारखाने बन गए थे, उन कंपनियों ने जूतों की आपूर्ति की थी, ना कि सामान्य जाति के लोग इस अवसर में काम किया था। तो ये सही, लेकिन बी वो गलत है साथियों। अगला पॉइंट आप लिख लें, उसी समय की ये सब कंपनियां एलन कूपर जो ब्रिटिश काल में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही वो आई थी। इसके बाद जो है पूर्व रियासत श्रेणी लागू हुई। तो ये साथियों, ये जो पहला प्रश्न विकल्प है कि 1947-48 से 1956 के बीच जब उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में मान्यता मिली, तो यही पूर्व रियासत श्रेणी लागू हुई थी। यहाँ साथियों आपको थोड़ा सा ऐतिहासिक तथ्य समझ लेना चाहिए, ये कि आप जानते हैं कि लॉर्ड डलहौजी के समय तक तो वो ब्रिटिश साम्राज्य में भारतीय देशी रियासतों को जो है ब्रिटिश शामिल करने के लिए हर हथकंडे अपनाते थे, और कहीं गोद निषेध प्रथा लागू कर देते थे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, या जैसे लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि द्वारा। लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई और इन देशी रियासतों जैसे हैदराबाद के निजाम और ग्वालियर के सिंधिया परिवार ने ब्रिटिश का सहयोग किया, तो फिर नीति बदल गई थी। जो राजनीतिक साम्राज्यवाद की नीति के स्थान पे राजनीतिक साम्राज्यवाद की नीति को त्यागा गया, और ये कहा गया कि इन देशी राष्ट्रों के अस्तित्व को बरकरार रखा जाएगा, ताकि जब भी 1857 की जैसी क्रांति खड़ी हो, तो ये देशी रियासतें तूफान में तरंगरोधों का काम करे। तो और उसके स्थान पे इन्होंने, अंग्रेजों ने क्या किया, अब आर्थिक साम्राज्यवाद, यानी भारत का आर्थिक रूप से शोषण प्रारंभ कर दिया। लेकिन जब जो है भारत यानी आजादी के समय, जब भारत से ब्रिटिश संप्रभुता का अंत होने जा रहा था, तो ऐसे में क्या था कि अब ये देशी रियासतें भी स्वतंत्र अस्तित्व में आ जाएंगी, और इन देशी रियासतों के स्वतंत्र अस्तित्व में आ जाने, यानी आजादी के समय, चूंकि आप इनकी संख्या भी लिख लें, वो 553 देशी रियासतें थी, और
ये अगर आजाद हो जाएगी तो भारत के टुकड़े-टुकड़े होने का खतरा था। यद्यपि बहुत देशी रियासतें छोटी थी, लेकिन कुछ देशी रियासतें जैसे वो जो है हैदराबाद देशी रियासतें, वो आज का समझ लीजिए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना मिला के सब पूरा था। तो इससे भारत के टुकड़े-टुकड़े होने की संभावना थी। अतः साथियों, ये इसी समस्या से निपटने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वो राष्ट्र के एकीकरण की नीति अपनाई और देशी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए उन्होंने पहले तो प्रलोभन की नीति कि वहां के राजा महाराजाओं को प्रलोभन दिया कि यदि वे विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं तो उन्हें विशेष दर्जा दिया जाएगा और उनकी विशेष स्थिति होगी, और जब वो नहीं माने तो दबाव की नीति। तो आप जानते हैं कि इन नीतियों के द्वारा सरदार पटेल ने आजादी के पहले ही 548 देशी रियासतों को 548 देशी रियासतों को या 549 देशी रियासतों को साथियों भारतीय संघ में वो शामिल कर लिया था। केवल जो है 3 देशी रियासतें, वो हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, वो रह गई थी। एक बहावलपुर चूंकि देशी रियासत पाकिस्तान के क्षेत्र में थी, तो वो तो वहीं चली गई। 3 लेकिन ये बड़ी समस्या बनी रही, तो सरदार पटेल ने जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया। तो ये सब पूछा बहुत जाता है साथियों कि जूनागढ़ में जनमत संग्रह द्वारा वो ब्रिटिश साम्राज्य, वो सॉरी, जनमत संग्रह द्वारा भारतीय संघ में सम्मिलित हो गया, और जूनागढ़ में अधिकांश जनता जो थी वो हिंदू बाहुल्य थी। उसने भारत संघ में विलय के पक्ष में मत दिया, तो वहां का मुस्लिम शासक वो पाकिस्तान भाग गया। जो हैदराबाद में स्थित थी कि निजाम अंत तक नहीं, तो उन्होंने पुलिस कार्रवाई सेना तक भेज दिया, तो डर करके निजाम पाकिस्तान भाग गया और हैदराबाद भी आ गया। लेकिन यहाँ जम्मू कश्मीर की स्थिति अलग थी। यहाँ मुस्लिम बाहुल्य था, लेकिन शासक हिंदू थे, हरिसिंह गौर। तो हरिसिंह गौर ने अंत तक नहीं किया। जब अंत तक हस्ताक्षर नहीं किए, तो इधर जब कबायलियों के भेष में पाकिस्तानी सेना वो कश्मीर में पहुंच गई, तब वो डर करके विशेष शर्तों पे उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। तो ये इस तरीके से भारत का एकीकरण साथियों पूर्ण हुआ, और राष्ट्र सदैव वो भारतीय एकीकरण के लिए सरदार पटेल का ऋणी रहेगा। इसीलिए उन्हें भारत का लौह पुरुष और यह भारत का बिस्मार्क कहा गया। जैसे जर्मनी का एकीकरण करने में बिस्मार्क सफल हुए, वैसे ही भारत का वो करने में, यानी भारत का एकीकरण करने में वो सफल हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल। साथियों, अगला प्रश्न है साथियों, ये प्रश्न है 43वां। नीचे दो कथन ए और बी श्री नारायण गुरु के संदर्भ में, उनके अनुसार सारी मानवता एक ही जाति। तो बिल्कुल सही है, ये तो कथन सही है। जो नारायण गुरु थे साथियों, वो नारायण गुरु के सिद्धांत, नारायण गुरु जो थे उनका जन्म वो केरल में हुआ था, और ये एक आध्यात्मिक नेता, दार्शनिक और समाज सुधारक के रूप में थे। इन्होंने अद्वैत, वेदांत और सार्वभौमिक मानवतावाद को अपनाया था। इन्होंने एक, इनका नारा बहुत प्रसिद्ध है, लिख लीजिए कि एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर। यह इनका सबसे प्रसिद्ध नारा और सिद्धांत था, जो जाति आधारित विभाजन का विरोध करता था। तो यहाँ पे आपको साथियों एक पॉइंट आपको और बता दें कि जब जो है महात्मा जी ये मानते थे कि कर्म आधारित जो वर्ण व्यवस्था है वो उचित है। वो कहते थे
कि जब प्रकृति ने एक ही पेड़ की सभी पत्तियों को समान नहीं बनाया, कोई छोटी है तो कोई बड़ी है, तो उसी प्रकार सभी मनुष्य एक स्तर के नहीं हो सकते, उनमें अलग अलग स्तर होंगे ही। ये प्राकृतिक है। तो नारायण गुरु कहते थे कि भले ही एक ही पेड़ के की पत्तियां अलग अलग आकार की, लेकिन जब उनको पीस करके अर्क निकाला जाता है तो वो रस एक जैसा होता है। तो इसलिए उन्होंने एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर का नारा, इन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन का जो है कह लीजिए मंदिर प्रवेश का समर्थन किया था, और श्री नारायण धर्म परिपालन नामक एक संस्था भी स्थापित की थी। उन्होंने सभी को सभी गुरुओं में विश्वास रखने के लिए प्रेरित, ऐसा कुछ नहीं था। वो ए सही है और आर गलत है। यहाँ दूसरा विकल्प साथियों एग्जैक्टली करेक्ट है। दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अब इसके पश्चात तो साथियों अगला प्रश्न है 44। पृथ्वी की शैले वे शैले जो पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ वर्ष पश्चात बनी हुई है। पृथ्वी की वे शैले जो 30 करोड़ वर्ष पश्चात बनी हुई है। तो इसमें जो है दिया है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। तो ये साथियों जो आप जानते हैं कि पृथ्वी का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ है, और जो 30 करोड़ वर्ष पूर्व बनी शैलें है वो मुख्य रूप से प्रारंभिक आर्कियन काल की शैलें हैं, जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। जैसे जैक हिल्स क्षेत्र है वहाँ का, ये प्राचीन ये भू वैज्ञानिक स्थलों में है माना जाता है। सबसे पुराना जो है शैल यहीं पर वो मिली है साथियों। तो आप इसका पहला ही विकल्प सही है। एक बात आपको मैं बता दूं यहाँ पॉइंट, कि आप जानते हैं कि पहले संपूर्ण स्थल खंड वो एक था जिसे पैंजिया कहा गया है, लेकिन यही पैंजिया दो टुकड़ों में पहले बटा, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, और फिर ये गोंडवाना लैंड से ही वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पृथक हुआ था। यानी ये जो हमारा बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है, यदि ऑस्ट्रेलिया को खींच के लाया जाए और इसमें जो है सेट किया जाए तो बिल्कुल सेट हो जाएगा। यानी ये जो दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय यानी दक्कन का पठार है, इसी का वो हिस्सा है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। तो आपको इसमें बिल्कुल सही, पूर्वी यूरोप हो नहीं सकता है, हिमालय क्षेत्र ये नवीन है, विश्व की नवीनतम शैलें मानी जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जो शैलें हैं वही है साथियों। अगले पॉइंट पे चलते हैं। ये है कि निम्नलिखित में से कौन केसरी नामक अखबार जो ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन गया था, संपादक थे। तो साथियों केसरी और मराठा समाचार पत्र के संपादक को वो बाल गंगाधर तिलक थे। केसरी की भाषा थी मराठी में छपता था, जबकि मराठा समाचार पत्र को अंग्रेजी में, ये भी बहुत पूछा जाता है साथियों, आप लिख लेंगे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक वो चित्पावन ब्राह्मण थे महाराष्ट्र के, और ब्रिटिश नीतियों के कटु आलोचक थे। केसरी समाचार पत्र में ही उन्होंने जब पूना में प्लेग फैला था और प्लेग से लाशें बिछी थी, तो ऐसे में ब्रिटिश सरकार ने जहां उसको जो है प्लेग पीड़ितों की सहायता के लिए डॉक्टरों की टीम भेजनी चाहिए थी, वहां उसने सेना को भेजा था। तो सैनिक वहां क्या कर रहे थे कि पीड़ित जो प्लेग पीड़ित लोग थे उनकी आखिरी सांसें चल रही हैं, और उनके वो जो है गले से कई आभूषण निकाल लेते थे और
उनके घर के सामान चोरी कर लेते थे। तो केसरी समाचार पत्र में गीता पर आधारित एक लेख तिलक ने लिखा था, और इस लेख में उन्होंने लिखा था कि सरकारी प्रयासों की अपेक्षा प्लेग हमारे लिए कम खतरनाक है। यानी ये सैनिक तो और मरते हुए भारतीयों को लूट रहे हैं। और उन्होंने बाद में ये भी लिखा कि जिस प्रकार कृष्ण ने गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा कि यदि हम व्यापक राष्ट्रीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अपने बंधु बांधव, स्वजनों आदि, गुरुजनों आदि की हत्या कर देते हैं तो उसका पाप हम पर नहीं लगता। तो इसी लेख से प्रेरित होकर के चापेकर बंधुओं ने वो हत्या कर दी थी फ्लैग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और आयस्टर की साथियों। और इस पे जो है क्या हुआ कि चापेकर बंधुओं को तो फांसी हुई, लेकिन तिलक पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उन्हें वर्मा के मांडले जेल निर्वासित कर दिया गया। 2 बार उन्हें जो है वर्मा के मांडले जेल निर्वासित किया गया। और जहां पर उन्होंने जेल में रहते हुए तिलक ने प्रसिद्ध कृतियां लिखी है। एक तो लिखा है गीता रहस्य, और एक पुस्तक उन्होंने लिखी है आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस। तो साथियों, ये आपके लिए उपयोगी तथ्य होंगे। यहाँ पे साथियों आप जानते हैं महात्मा गांधी द्वारा जो है अफ्रीका में एक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था, इंडियन ओपिनियन। और भारत में इन्होंने जो है हरिजन समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। और लाला लाजपत राय के द्वारा यंग इंडिया नामक पुस्तक और पत्रिका का प्रकाशन ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज 1873 में स्थापित किया था। और 2 प्रसिद्ध पुस्तकें इनकी भी बहुत पूछी जाती हैं, गुलामगिरी और सत्य धर्म पुस्तक का प्रकाशन किया था। तो साथियों, मैं इसे आपको बहुउपयोगी बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे आप उससे जोड़ करके आप बहुत सारी बातें मस्तिष्क में आपके लिए फ्रेश हो जाए। आप लोग कमेंट करिएगा कि आपको ये कैसा लगा है। लाइक और कमेंट करते रहेंगे, थोड़ा सा शेयर करते रहेंगे तो और अच्छा करने का मैं प्रयास करूंगा। अब देखिए वायुमंडल की किस परत में वायु की बहुत पतली परत होती है। तो साथियों, वायु यानी रेयर हो जाती है, वेरी थिन लेयर ऑफ एयर। तो साथियों आप जानते हैं कि मध्यमंडल के ऊपर जो है धीरे धीरे जो है आयन मंडल में और कम हो जाती है। फिर बहिर्मंडल में तो इक्का दुक्का वायु के परमाणु होते हैं। तो आप इसमें ये पहला विकल्प आप सही करेंगे कि ये पहला विकल्प पूरी तरीके से ये सही है। अगले, हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर साथियों आप जानते हैं वायुमंडल की 5 परतें, इन पे चर्चा हुई है। और आप के लिए थोड़ा उपयोगी बनाने का प्रयास है कि जो सबसे निचली परत है वो क्षोभ मंडल है। और ट्रोपोस्फेयर या क्षोभ मंडल में एक विशेषता ये होती है कि ऊंचाई के साथ साथ इसका ताप गिरता है, और प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप गिर जाता है। यहाँ इस मंडल में मौसम संबंधी सभी घटनाएं, वो कौन कौन सी, जैसे बादल, ओला, तुषार, वर्षा, तूफान, ये सभी घटनाएं होती हैं। इसीलिए वायुयान चालक इस वायु यानी क्षोभ मंडल में प्रायः वो वायुयान चलाना पसंद नहीं करता, ऊपर लिए जाता है। फिर इसके बाद समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या विशेषता है कि इसमें साथियों एक ओजोन की परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली यूवी रेज से हमारी रक्षा करती है।
इसीलिए वो अवशोषित करती है ऊर्जा, अतः यहाँ समताप मंडल कहने को समताप मंडल, लेकिन ऊंचाई के साथ साथ यहाँ पे ताप वर्धन होने लगता है। मध्यमंडल में जितने भी कुमेर ज्योति, सुमेर ज्योति, ये सब चीजें दिखती हैं, या जो है जैसे उल्का पिंड, वो सब यहीं आकर के जल जाते हैं, तो ये देखने को मिलता है। और साथियों, आयनोस्फीयर जो होता है, वहां पे वो आयन में परमाणु बदल जाते हैं, और ये रेडियो तरंगों को परावर्तित कर देता है। अतः ये रेडियो संचार में वो आयन मंडल उपयोगी है। आप ये भी पॉइंट लिख लेंगे। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा ग्राम भोजक के लिए सही नहीं था? तो ग्राम भोजक जो होते थे, एक प्रकार के, साथियों, ये जो है गांव के मुखिया कह लीजिए या गांव के जमींदार कह लीजिए, और इनसे जो है ग्राम भोजक से कई काम कराए जाते। इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। दो, गांव का कर वसूलने का काम राजा अक्सर इन्हें ही सौंप देते थे, ये सही है। ये न्यायाधीश और पुलिस का काम नहीं करते थे, नहीं, ये ग्राम भोजक ये कभी कभी न्यायाधीश और पुलिस का काम भी करते थे। और अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। ये पद चूंकि वंशानुगत था, तो ये भी सही है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि ये गांव स्तर पे जो लड़ाई झगड़े होते थे, उनको दूर करने का, निपटाने का काम भी करते थे, और पुलिस के रूप में भी कभी कभी काम करते थे। तो यहाँ पे तीसरा विकल्प, साथियों, वो गलत है। बाकी तीनों ग्राम भोजक के संदर्भ में वो सही है। अगला पॉइंट है साथियों, अगले उस पे चलते हैं। निम्नलिखित में सही जोड़ियों का मिलान कीजिए। तो स्थल मंडल, ये भाई चट्टानों और खनिजों से बना है, लिथोस्फीयर, बिल्कुल सही है। जल मंडल में जल के विभिन्न स्रोत आ जाते हैं, ये भी सही है। और वायुमंडल में वायु की पतली परत है, और जैव मंडल में पादप एवं जीव जंतु है। तो जो बायोस्फीयर है वो पादप और जीव जंतुओं से है। तो ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है। आप ए का दूसरा, तो ए का दूसरा पहले में ही, बी का तीसरा सही है, और सी का चौथा है, और ये भी सही। तो यहाँ पर पहला ही विकल्प मित्रों सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मुगल राजस्व व्यवस्था, जिसमें हर फसल के राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई थी, उससे कहते हैं। तो ये जब्ती प्रणाली थी साथियों, जब्त। ये जो सूची होती थी वो जब्त कहलाती थी। और राजा टोडरमल, वो भूराजस्व के विशेषज्ञ थे। इन्होंने जो है एक आईने दहशाला पद्धति वो अकबर के समय में लागू की थी। और जो 10 सालों का जो औसत उपज साथियों होता है, उसके आधार पे उन्होंने लगान की दर को तय किया था। आईने दहशाला पद्धति वो अत्यंत उपयोगी है, यानी ये जो फसल के अनुसार जब्ती प्रणाली, ये आप पहला विकल्प इसका सही करेंगे। पहला विकल्प एग्जैक्टली करेक्ट है। अगले पॉइंट पे मित्रों चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कथन 12वीं सदी के मंदिर निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान तकनीक के विकास के बारे में सही है? तो ये साथियों, जो 12वीं सदी की मंदिर निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान तकनीक क्या थी, तो इनको पहले समझ लें। आप एक पॉइंट आप जानते हैं, मंदिर निर्माण की वो 3 शैलियां हैं। वो उत्तर भारत में नागर शैली, और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली,
और इनके दोनों का नागर शैली और द्रविड़ शैली के मिले जुले रूप से बेसर शैली बनी हुई थी। तो जो यहाँ पे साथियों 12वीं सदी में जो प्रमुख रूप से जो कार्य होता था, उनमें पहले बात तो इसमें सामग्री का जो चयन होता था वो ग्रेनाइट बलुआ पत्थर का उपयोग करके बारीक नक्काशी पत्थर के टुकड़ों को जोड़कर बिना सीमेंट के इंटरलॉकिंग तकनीक तथा स्टार आकार के गर्भगृह का उपयोग किया जाता था। तो अधिसंरचना का भार भारी शिखरों पर डाल दिया जाता था। अच्छा, निर्माण में बलुआ पत्थर और पत्थर के छोटे टुकड़ों के मिश्रण का तेजी से उपयोग होता था। तो ये तो बिल्कुल सही है, इंटरलॉकिंग भी होती थी और ये गर्भगृह का आकार जैसे होयसल मंदिरों में ये बिल्कुल तारे जैसा गर्भगृह का आकार था और इसमें बारीक नक्काशी की गई है। लेकिन ये सतवीय नागर और द्रविड़ और बेसर शैलियों में मिले मंदिर, ये अधिरचना का भार शिखरों पर डाल दिया जाता था, ये सही नहीं है। केवल बी वो साथियों विकल्प बिल्कुल एग्जैक्टली सही है। अगला पॉइंट है भारत के भौतिक मानचित्र में यदि आपको दक्कन के पठार को पहचानना है, दक्कन के पठार को पहचानना है तो किस रंग से दर्शाया गया होगा? तो ये साथियों आपको यहाँ पे दक्कन के पठार को भारत के मानचित्र जो प्रमुख रूप से आप भौतिक मानचित्र आप देखें तो दक्कन के पठार को या तो पीले रंग या हल्के भूरे लाइट ब्राउन रंग से दिखाया गया है। तो पीला रंग दिया गया है, हल्का भूरा नहीं दिया है, लाइट ब्राउन। तो यहाँ पे साथियों यही आपको दिखाएंगे और लिखना चाहे तो आप लिख लें कि हल्का मतलब पीला और या हल्के भूरे रंग से। तो पीला यहाँ दिया हुआ है तो इसी को सबसे अप्रोप्रिएट रंग का प्रयोग पठारों के लिए साथियों, पठारों को पहचानने के लिए मानचित्र में पीला या भूरा रंग ही प्रयोग होता है, ये आप लिख लेंगे। और ये जो दक्कन का पठार है अपनी अनूठी रेगुर मिट्टी जो होती है वो काली मिट्टी को हम रेगर मिट्टी भी कहते हैं। तो वो काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है और ये दक्कन का पठार वो इसीलिए कपास की काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है साथियों। तो ये पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। अब अगले उस पे चलते हैं। अगला है प्रश्न, भारत में केंद्रीय सरकार कार्यालयों के खुलने का समय सुबह के 9 बजे आईएसटी भारतीय मानक समय है। तो चेन्नई के पास क्रमशः 80 पूर्वी देशांतर और ईटानगर के पास वो 92 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर के पास स्थित केंद्रीय कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय क्या होगा? तो आप बस पॉइंट इसमें इस तरीके से कर ले कि जैसे भाई आप आईएसटी भारत का मानक समय कहाँ लिया गया है? आप जानते हैं कि वो 82.5 पूर्वी देशांतर के सापेक्ष लिया गया है। तो पूर्वी देशांतर के सापेक्ष लिया गया 82.5। तो अब 80 और 82.5 डिग्री में 2.5 डिग्री का अंतर है। तो 2.5 डिग्री का अंतर है तो यहाँ पे 1 डिग्री देशांतर आप जानते हैं 4 मिनट। तो साथियों 2.5 डिग्री कितना हो जाएगा? 10 मिनट का अंतर हो जाएगा।
तो यहाँ जो 10 मिनट वो चेन्नई के पास ये 10 मिनट पीछे जाएगा, तो 8:50 क्रमशः सुबह का 8:50, यही इसी से हल हो गया। यानी ये दूसरा विकल्प सही है। अब इसमें जैसे 82.5 से 92.5 की बात है, तो 92.5 में हालांकि 15 मिनट का और टाइम भी है, तो पहले 5:30 का ले लेते हैं, तो 40 मिनट का तो ये अंतर हो जाएगा। 40 मिनट और 40 मिनट का अंतर ही हो जाएगा, और थोड़ा सा अधिक होगा तो ये ईटानगर यानी सबसे वहां सूर्य चढ़ चुका होगा, तो स्थानीय समय होगा 9:41। तो इस तरीके से ये साथियों आपका ये दूसरा विकल्प पूरी तरीके से सही है, विकल्प 2। अगला प्रश्न है 53वां प्रश्न साथियों, देखते हैं। ये 53rd है। अच्छा, भेदभाव, फिर असमानता, फिर रूढ़िवादिता और पूर्व धारणा। तो यह पूर्व धारणा तो ग्रामवासियों वासी का अंधविश्वास, ये क्या होगा, ये पूर्व धारणा हो जाएगी। तो डी का दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। रूढ़िवादिता कि लड़कियां खाना बनाने और भोजन पकाने में अच्छी है, तो ये रूढ़िवादिता है, कंजर्वेटिव थिंकिंग है। और इसमें असमानता, यानी ये असमानता समान कार्य के लिए अलग वेतन, ये असमानता हो जाएगा। और आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 41 है वो समान कार्य के लिए समान वेतन का प्राविधान करता है। फिर भेदभाव, तो भेदभाव आ जाएगा, महिला को रोजगार की अनुमति नहीं क्योंकि वह परिवार शुरू कर रही है। तो ये बिल्कुल हलवा जैसा प्रश्न है, इसमें आप मैच कर लेंगे। आ जाएगा रूढ़िवादिता। ये सी का चौथा, आपका सी का चौथा एक ही में है, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है अगले प्रश्न में देखिए, ये मैच करने का है। और ये जो अतीत में यानी ये पाषाण कालीन कुछ स्थल है, जैसे तो अतीत में व्यक्तियों व वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो बेरी गाजा है, श्रेणी है, एरेटाइन पात्र है और गृहपति। तो यहाँ पे साथियों आप जानते हैं गृहपति जो जो है स्वतंत्र कृषक होते थे, वो गृहपति होते थे। श्रेणी ये शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा गया है। गुप्त काल में, मौर्यों के काल में भी श्रेणियां हैं, उसका उल्लेख वो जो है किया है कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में। तो ये बी का तो 4 सही हो जाएगा, बी का 4 अभी 2 में है। और डी का डी का 3 सही हो जाएगा। तो बी का 4, डी का 3 ये आ रहा है आपका चौथे विकल्प में, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये बेरी गाजा ए का 2, ये भरूच को जो है प्राचीन स्थल है भरूच गुजरात का, इसका नाम बेरी गाजा है। और एरेटाइन पात्र मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन को एरेटाइन पात्र भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है साथियों 55वां है कि निम्न कथनों ए तथा आर पर विचार कीजिए और सही और सही विकल्प चुनाव कीजिए। ए, जो स्थान ग्रीनिच के पश्चिम में है उनका समय ग्रीनिच से पीछे रहेगा। बिल्कुल सही है, ग्रीनिच से पीछे रहेगा। पहले भाई जो पूर्व में है, जैसे भारत पूर्व में है ग्रीनिच से, तो 5.5 घंटे पहले यहाँ समय हो जाएगा।
जो बाद में जैसे अमेरिका न्यूयॉर्क तो वो बाद में होंगे, 74 डिग्री वेस्ट जो न्यूयॉर्क है वो बाद में समय होगा, ये बिल्कुल सही है। क्यों ऐसा है? आर कह रहे हैं पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है तथा सूर्य पूर्व दिशा में जल्दी उगता है। तो सूर्य तो पूर्व दिशा में जल्दी उगता है, लेकिन साथियों ये कारण गलत दिया है। वो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाती है अपनी धुरी पे, तो आर गलत है, ए सही है। यानी ये आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले उस पे चलते हैं। अगला 56वां क्वेश्चन है साथियों। ये है कि ए और बी कथनों पर सर्वोच्चता के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोच्च नहीं था। अच्छा, ठीक है। ये कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोच्च नहीं था। बी अपने हितों की रक्षा के लिए भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार कंपनी के पास मानती थी, अपने पास मानती थी। तो ये बी सही है और इसमें आर गलत है। ये तीसरा, वो तो अधिकार मानती ही थी कंपनी, और वो ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 की क्रांति के पहले उसी का सब दारोमदार था। ये ए गलत और बी सही है। अब ये अगला प्रश्न है। एक बड़े आधार और पतली चोटी वाला जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है। उच्च जन्म दर को, वृद्ध आयु में उच्च मृत्यु दर को, तुलनात्मक रूप से अधिक युवा जनसंख्या को और शिशुओं में मृत्यु की अधिक दर या संख्या को। तो साथियों यहाँ पे पहले ये पॉइंट आप समझ लें कि एक बड़े आधार और पतली चोटी वाला जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है। यानी यहाँ आधार व्यापक है। तो ऐसा जब होगा पिरामिड, तो ये दिखाता है उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, विशेषकर बुजुर्गों में जो मृत्यु दर के कारण तेजी से बढ़ती युवा आबादी, ये इसको दिखाता है। या विकासशील देशों जैसे भारत है, ये डेवलपिंग कंट्रीज की ये विशेषता मानी जाती है साथियों। तो उच्च जन्म दर और वृद्ध आयु के उच्च मृत्यु दर, ए और बी दोनों सही है। और फिर जो है ये दिखाता है कि यहाँ तुलनात्मक रूप से अधिक युवा जनसंख्या, तो ये शिशुओं में मृत्यु की अधिक दर को, ये डी नहीं दिखाता, बाकी तीनों चीजें हैं। ये जो पॉपुलेशन पिरामिड है, पॉपुलेशन पिरामिड में जब आधार व्यापक और शिखर संकीर्ण हो, तो वो ये दिखाता है उच्च जन्म दर को और वृद्ध आयु वर्ग में उच्च मृत्यु दर को, क्योंकि तुलनात्मक रूप से तभी युवा जनसंख्या आएगी। तो यहाँ पे ए बी सी वो साथियों बिल्कुल सही है। ये पहला विकल्प इसमें सही है। और अगले उस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 19वीं सदी के औपनिवेशिक भारत में लड़कियों को घर पर ही पढ़ाया जाता था क्योंकि वे पढ़ाई के साथ साथ घरेलू काम भी कर सके। ये बिल्कुल सही है। वे पढ़ाई के साथ साथ घरेलू काम कर सके इसलिए। फिर भी लोग मानते थे कि वे सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बिगड़ जाएंगी, ये भी सही है। और सी, लोग अपने संबंधियों और मित्रों से उनकी शिक्षा के तथ्य छुपाना चाहते थे, ऐसा नहीं था।
यहाँ पे औपनिवेशिक काल में, क्योंकि मुगल काल के बाद औपनिवेशिक भारत यानी अंग्रेजों के समय आया, क्योंकि मुगल काल में वो जो है ऐसी समस्या थी कि मुगलों का एक प्रकार से जो आ, आतंक था, उसके कारण स्त्रियां प्रायः घर में ही कैद हो गई थी। और ये तथ्य आगे भी वो चलता रहा। बाद में जो है ये मानिए आजादी के बाद वो समान अवसर मिले। तो ये साथियों ए और बी विकल्प इसमें सही है, यानी चौथा विकल्प वो एग्जैक्टली करेक्ट है। अगला है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। 59वां, दो प्रश्न ही बचे हैं। इसमें पृथ्वी की गतियों के बारे में दिए गए कथनों पर विचार करना है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, बिल्कुल रोटेटरी मोशन यही है। पृथ्वी अपने अक्ष पर वो पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाती है और ये 23 घंटा 56 मिनट 48 सेकंड में पूर्ण कर लेती है, लगभग 24 घंटा। फिर कह रहे हैं पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो अपने कक्षीय सतह से 33 सही 1/2 डिग्री, तो कक्षीय सतह से साथियों वो 66 सही 1/2 है, और अपने अक्ष से वो 23.5 है। तो ये बी विकल्प गलत है, ए सही है। यहाँ पे चौथा ये साथियों सही है। और आपको बता दें कि घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात्रि होते हैं, और साथियों दिन और रात्रि की अवधि वर्ष भर बराबर नहीं होती। उसका प्रमुख कारण है कि पृथ्वी का अपने अक्ष के सापेक्ष 23.5 डिग्री झुका होना, जिससे दिन और रात्रि की अवधि में बदलाव होता है। लेकिन दो तिथियां हैं, 23 मार्च और 21 सितंबर, जब जो है इक्विनॉक्स की स्थिति होती है। इक्विनॉक्स की स्थिति यानी 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। ठीक, उससे जो है, अब जैसे आप 21 मार्च आएगा तो फिर 12-12 घंटे के दिन और रात्रि होने लगेंगे, तब हम इसे वसंत विषुव कहते हैं। और 23 सितंबर को हम शरद विषुव कहते हैं। तो ये आपका पॉइंट आपने समझ लिया होगा। अगला और अंतिम प्रश्न है साथियों इसमें, इस प्रश्न पत्र का नहीं, अभी 61वां भी है। ये है कि इतिहास की गूढ़ लिपि का अर्थ निकालने में पुरातत्वविद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसमें कौन से, तो औजारों और पत्थरों, औजारों, हथियारों, बर्तनों, पैन आदि की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई, जानवरों, पक्षियों, मछलियों की हड्डियों को ढूंढना, ये नहीं है। लिखित सामग्री का बात तो है नहीं है। ठीक, और फिर भवनों, चित्रों और मूर्तियों के अवशेष का अध्ययन। वो इसमें साथियों ये जो पुरापाषाण काल में औजारों, हथियारों, बर्तनों और पैन, यानी ये भी बर्तन एक प्रकार का है, उसके अध्ययन छानबीन के द्वारा उस काल के इतिहास को वो पुरातत्वविद, जो प्री हिस्टोरिक ईरा है हमारा, यानी प्रागैतिहासिक काल, उस समय क्योंकि लेखन कला का विकास हुआ ही नहीं था, तो बात ही नहीं है कि उसका अध्ययन हो पाए। तो उस काल का जो प्रागैतिहासिक काल है उसका अध्ययन हम औजारों, हथियारों, बर्तनों, पैन आदि की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई से करते हैं। और यहाँ साथियों एक पक्ष और भी है, जो हमारा आद्य ऐतिहासिक काल है। जैसे हड़प्पा सभ्यता वो आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। तो यहाँ पर लेखन कला का विकास हुआ, किंतु वो आपको ये बता दूं कि लेखन कला का विकास हुआ और चित्रधूसर लिपि या कीलाक्षर लिपि हड़प्पावासी प्रयोग करते थे, जिसमें अंग्रेजी के यू आकार सर्वाधिक प्रयुक्त हुआ है, लेकिन आज तक इसके अर्थ को आ, नहीं जाना गया है। अच्छा, ये इसमें साथियों ये जो है
नहीं मान पूछ रहे हैं, सॉरी। तो ये तो है ही है, और ये खाली नहीं में ये आ जाएगा, जानवरों, पक्षियों, मछलियों की हड्डियों ढूंढना, ये हटा दो। लिखित सामग्री भी बाद में आ गई है, और भवन, चित्रों और मूर्तियों के अवशेष, इसमें नहीं, ये थोड़ा ये गलती प्राय हो जाती है, तो इसको हटा देते हैं। 1 मिनट, ये जो है थोड़ा सा इसको हटा दिया जाए, इरेजर। ये इसमें नहीं पूछा है साथियों, तो इसका इसका आपको केवल ये जानवरों, मछलियों और हड्डियों को ढूंढना नहीं है, यानी दूसरा विकल्प आप सही कर लीजिए। और ये ये जो है नहीं उपयोग में आता है और आएगा। हालांकि जो हमने, चूंकि हमने प्रागैतिहासिक काल ही पकड़ लिया था, ये सही है। दूसरा ये आप काट देंगे, ये जो है दूसरा सही है, और तीनों चीजें वो सही है। प्रागैतिहासिक काल में तो ये औजार, हथियार, बर्तन ये प्रमुख रूप से थे, और जो है भवनों में चित्र, पेंटिंग्स, मूर्तियां, ये सब चार वो सही है। और बाद में लिखित सामग्री, जैसे यद्यपि हड़प्पा काल में लिखित सामग्री उसको पढ़ा नहीं गया, लेकिन जब जो है वो ब्राह्मी लिपि, जो भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि है, जिसको 1837 में जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा, तो उससे भी वो इतिहास की जानकारी मिलती है मित्रों। तो ये अंतिम 61वां प्रश्न है, इसको बस देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन से विकल्प निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्व हैं? तो ए, मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया जाता है। फिर बी, आरोप पत्र और अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सभी साक्ष्यों की एक प्रति आरोपी को दी जाती है, ठीक है। फिर सी, बचाव बचाव पक्ष के वकील को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाहों से जिरा करने का मौका नहीं दिया जाता, नहीं, मौका दिया जाता है। और डी, न्यायाधीश अदालत के सामने वकीलों द्वारा दिए गए कथनों के आधार पर फैसला करते हैं। तो ए बी डी विकल्प दूसरे में साथियों है, यही सही होगा। ये दूसरा बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट होगा, निष्पक्ष मुकदमे में। तो ये सही हो गया। अब ये अंतिम प्रश्न था साथियों, आपको कैसा लगा इसे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।